हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको फ़िलहाल साइंस की तैयारी कराई जा रही है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। चाहे वो ग्रुप डी हो रेलवे का, चाहे NTPC हो, चाहे SSC हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, SI दरोगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्योंकि साइंस लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, आप अच्छे से जानते हो। और क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा है कि हर एग्ज़ाम के अंदर इन क्वेश्चनों के आने के पूरे चांसेस होते हैं। इससे पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड ग्रुप के अंदर, और एक अच्छी और शानदार तैयारी कीजिए हमारे साथ। आइए आज की वीडियो में देखते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो 500 इम्पोर्टेंट MCQs चल रहे थे, उसमें आज 236 से 250 तक के क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारी पिछली वीडियो के अंदर, इससे जस्ट पहले की वीडियो में, मैंने स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वो मैंने पढ़ाया है कि ये कैसे आता है, इसको कैसे जनरेट करते हैं हम हैं, और उसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको स्मॉल जी क्यों कहते हैं, ये सब मैंने बताया है। और एक होता है कैपिटल जी, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक हैं, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। तो मैंने ये भी पढ़ाया है कि उससे पिछली वीडियो में कि ये कैसे आया, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्यों कहते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, इसकी विमा कैसे निकालते हैं ये सभी जगह बराबर क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैंने इन दोनों में डिफरेंस बताई है, जिसके अंदर स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। वो कई स्टूडेंट समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है एक्चुअल में। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, आप पिछली वीडियो पे जाके ज़रूर देखें। आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर, फटाफट देखते हैं हम। और इसी चैनल पे बहुत सारी तैयारी कराई जाती है, मैथ्स की भी तैयारी कराई जाती है, तो आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से हर वो कमज़ोर स्टूडेंट, मेन क्या है, मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूं कि बेसिक पूरा फंडामेंटल क्लियर करूं आपका। जो क्वेश्चन समझाने वाले समझाता हूं, अदरवाइज आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी चीज़ों को एकदम जीरो से एकदम निम्न लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके समझ में नहीं आएगा, प्रश्न, चाहे आप मैथ की वीडियो देखें, साइंस की वीडियो देखें। आइए चलते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। लेजर, पिछली वीडियो में मैंने लेजर की फुल फॉर्म बताई थी आपको। लेजर की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, LASER की फुल फॉर्म क्या होती है। आज का प्रश्न हमारा ये रहेगा कि लेजर द्वारा कैसा विकिरण उद्दीपित होता है। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है, ये आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिजेशन रेडिएशन, ये मैंने लिखा दिया था। अब प्रश्न हमारा ये रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसके द्वारा विकिरण कौन सा उत्पन्न होता है। तो उद्दीपित विकिरण, कौन सा, उद्दीपित विकिरण, उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है लेजर के द्वारा, उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें और अच्छे से इसको पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है। वायु का विशिष्ट ताप, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन। वायु का विशिष्ट ताप बोल रहा है किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने से बढ़ता है। तो ये दाब के बढ़ने से बढ़ता है भाई, दाब बढ़ेगा तो विशिष्ट ताप भी बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो वायु का जो विशिष्ट ताप है वो वायुमंडलीय दाब के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ये इसका आंसर रहेगा आपके 237 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला, ज्वाला को इंग्लिश में फ्लेम कहते हैं, कोई समझना चाहे तो समझ लेगा, फ्लेम का आकार कैसा होता है। फ्लेम का आकार कैसा होता है। तो भारहीनता की अवस्था में बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारहीनता की अवस्था में फ्लेम कैसा होगा, गोल होगा, गोल या गोलाकार, गोलाकार। फ्लेम जो है, मोमबत्ती का जो फ्लेम है वो गोलाकार होगा भारहीनता की अवस्था में। अगला प्रश्न है हमारा 239 नंबर का प्रश्न है
कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब बढ़ने पे देखो, ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स गलत करते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ के गलनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये समझाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। ये कोई बर्फ़ की सिल्ली रखी हुई है, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, तो उसको बचाने के लिए ये गल ना जाए इसके लिए क्या करते हैं, एक टाट आता है, टाट बोरी, आपने जानते होंगे बोरी, उसको इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। तो ये क्या बोरी क्या करती है कि पहले तो उसके पानी को, वाटर को जितना भी है ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर हैं, और इसका एक तरह से भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है दाब, और भार बढ़ने के कारण दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने के कारण क्या है, बर्फ़ कम गलता है, बर्फ़ सेफ बचा रहता है। आपने देखा भी होगा बर्फ़ को बचाने के लिए उसे ढक कर रखा जाता है उस, तो एक कारण ये भी है। और दाब जब भी बढ़ेगा तो बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, घटेगा, बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, गलनांक। लेकिन ये बर्फ़ पे ही आ रही है केवल बात, ठीक है ना, और किसी पे मत समझना अभी, गलनांक घटेगा, ठीक है, यानी वो सेफ रहेगा। उसको दबा के रखेंगे किसी चीज़ से, किसी कप, अब ऐसा कि वो ढका हुआ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, गलनांक घटेगा। 240 नंबर का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये कोई छड़ है जिसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है ये, और मैं बोलूँ कि आपके पास दो वस्तु है, एक का पृष्ठ ये है और एक का पृष्ठ ये है, तो कहने का तात्पर्य, ध्यान से समझना, मैं हर क्वेश्चन को जो समझाने वाले हैं उनको समझाऊंगा। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, एरिया इसका ज़्यादा है, और इसका एरिया क्या है, कम है। अब इसके ऊपर इस छड़ को रखोगे तो आसानी से इस पे आ जाएगा, कवर हो जाएगा, और आप ऊपर से दाब लगाओगे, जब दाब लगाओगे तो इस पे लगने वाला दाब ज़्यादा होगा कि यहाँ पे इस छड़ को रख के इतनी सी जगह में दाब लगाओगे तो इस पृष्ठ पे दाब ज़्यादा लगेगा। दाब कहाँ ज़्यादा लगेगा, दाब यहीं ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये इस छड़ से पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। इसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है कि ये किसी भी कोने में भी आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, लेकिन दाब सब तरफ नहीं लगेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ जाता है तो दाब भी क्या होगा, दाब घट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा है, घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल जब घटेगा, कम होगा, तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है तो दाब उस पर कैसे लगेगा, घट जाएगा। लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम घटा दें तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो गैस में जो उत्पन्न होती है ध्वनि तरंग वो अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, यानी लंबाई की दिशा में जो होती है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। इसका मतलब भी आप समझ लो, क्योंकि बताते कम है, खाली पढ़ाते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। तो एक्चुअल में अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, लंबाई के अनुदिश होती है, हैं। तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, जो लंबाई के अनुदिश होती है, ठीक है, याद रखना आप। डॉपलर प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनी एग्जामिनेशंस। डॉपलर प्रभाव पूछा है कि आपका जो ये डॉपलर प्रभाव है ये किससे संबंधित है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, और ये मैंने पढ़ाया भी है थ्योरी के अंदर, आप जाके पिछली वीडियो में देखें। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि से, ध्वनि से, ठीक है, ध्वनि से संबंधित है, ये ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो होती है इसको कौन अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है। तो ओजोन, O3,
ओजोन परत जो है, ओजोन गैस या परत है ना, जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाए, ये क्या करती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करती है और उनसे हमारी रक्षा करती है। इसको O3 से भी दिखाया जाता है, ओजोन को। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि अभी भी आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड ग्रुप भी इसे पढ़ सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन को कर सके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 244 को। जब वायु की गति बढ़ जाती है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु की गति बढ़ जाएगी तो दाब क्या होगा, घट जाता है, घट जाता है, दाब घट जाता है। ठीक है, वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है सरल सा है लेकिन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। दंत चिकित्सक यानी दांतों के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 246 है। प्रकाश रेडियो तरंगे, देखो प्रकाश अलग है, रेडियो तरंगे अलग है, तथा एक्स किरणें किस प्रकार की विकिरण को उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार की विकिरण है, या मतलब ये कि ये स्वयं किस प्रकार की विकिरण है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका। तो ये प्रकाश और रेडियो तरंगे एक्स किरणें एक्चुअल में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सी है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये ध्यान से देखें आप। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगा विस्तार से थ्योरी में, लेकिन अभी क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन का फॉर्मेट है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ डायरेक्ट कि समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसको ये वाला सा लिख लो ऐसे, आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 248। एक प्रिज्म होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से होता है ट्राइंगल में, तो इसके द्वारा विचलन जो होता है वो सर्वाधिक किसका होता है, सबसे ज़्यादा विचलन इसका किसका होता है, प्रिज्म द्वारा। तो ये वायलेट रंग का होता है, यानी बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। युद्धक विमान 249 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। युद्धक विमान हिंदी वर्ड है फाइटर प्लेन, आपने सुना होगा। अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं। फाइटर प्लेन हमेशा नीचे नहीं उड़ेंगे, एक तो क्या है, नीचे उड़ेंगे तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रडार की रेंज में आ जाएंगे। दुश्मन के क्षेत्र में जब भी फाइटर प्लेन जाते हैं तो ये अधिक ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं ताकि जो रडार होता है जो ये पता लगाता है कि हमारे क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र के वायुयान तो नहीं घुसा है, कोई फाइटर प्लेन तो नहीं घुसा है। उसके लिए रडार एक व्यवस्था की जाती है जिससे ये सिग्नल प्राप्त होता है कि कोई अन्य हवाई जहाज हमारे एरिया में आ चुका है। तो उससे बचने के लिए इन फाइटर प्लेनों को बहुत ऊपर उड़ाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं। इसका कारण है रडार संसूचन से बचने के लिए। रडार की रेंज या संसूचन भी लिख देना यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, यानी सूचना होती है जो रडार देता है। संसूचन से बचने के लिए ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, सिंपल आंसर है। और हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 250 नंबर का। हीटर का जो तार होता है, आपने हीटर देखा होगा है, जिसे एलिमेंट कहा जाता है। एक्चुअल में हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम धातु का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम धातु का। ठीक, हीटर का तार नाइक्रोम धातु का बना होता है।
तो इस प्रकार से आज आपके इस सीरीज़ के अंदर ये हमारा शायद पार्ट 18 रहेगा। मैं वीडियो डालूंगा जब देख के लिख दूंगा यहाँ पे पार्ट 18 ही रहेगा, क्योंकि 17 पार्ट हो चुके हैं। 17 पार्ट में मैंने पहले 235 क्वेश्चन करा रखे हैं। सारे प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर किसी का भी बिहार दरोगा ग्रुप डी NTPC एग्ज़ाम हो या पटवारी हो या किसी का भी हो, आज 26 सितंबर है, रीट के एग्ज़ाम हो जाएंगे आज या हो चुके होंगे जब आप ये वीडियो देखोगे, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। लेकिन बाकी के जिन एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठेंगे इन प्रश्नों को अवश्य देखें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये प्रश्न रटना नहीं है, आपको पढ़ना ज़रूर है, लेकिन क्या इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिनमें मैंने कारण बता रखा है, समझा रखा है, तो उसको जाके आप अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को पढ़ें ताकि आपके डाउट क्लियर हो और एक बार आपने जिस प्रश्न को समझा है वो आपको हमेशा याद रहता है। तो आज के क्वेश्चन हमारे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी 50% क्वेश्चन मैंने करवा दिए। 500 करवाने हैं, 250 क्वेश्चन मैं और करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ।